वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी अपनी प्रैक्टिस क्लास में। हम लोग केवीएस एनबीएस के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं और न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंडर हम जो सवाल आ सकते हैं एग्जाम में उसी बिहाफ पर उतने ही सवालों का कलेक्शन मैं आपके लिए आपके साथ लेकर के लाइव हूँ। तो आइए सभी लोग यहाँ पर प्रॉपर जुड़िए, देखिए क्लास को प्रॉपर कनेक्ट करिए, अच्छे से तैयार करिए, एक एक क्वेश्चंस को रेडी करिए और अच्छे से प्रिपरेशन करिए। केबीएस एनबीएस के लिए अगर हम लोग न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो अब से हमको प्रैक्टिस पर खूब सारा फोकस बनाना पड़ेगा। हम प्रतिदिन प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा सवालों को हल करें और वैसे ही सवाल करें जैसा कि एग्जाम में हमको मिल सकता है। तो यह न्यूमेरिकल एबिलिटी ही अगर देखा जाए तो आपकी परीक्षा का निर्णायक हिस्सा हो सकता है, क्योंकि यही 20 सवाल बहुत डिस्टर्ब करने वाले हैं। इन्हीं 20 सवालों पर अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप बहुत ही शानदार कर पाएंगे। तो हम लोग प्रतिदिन की इस एक्टिविटी में डेली के डेली अच्छे अच्छे सवालों को हल करते हुए इस प्रक्रिया को एग्जाम के पहले तक कंटिन्यू करते हैं। ज्यादा से ज्यादा सवालों पर अपना फोकस बनाते हैं जिससे कि हम अच्छे से पूरी प्रिपरेशन कर सकें। तो मैं आपको आज के सेशन में लेकर चलता हूं। सभी सवालों को आप लोग देखिए, अपनी नोट्स में शामिल करिए, इन सबको एक एक सवाल पर अपना कॉन्फिडेंस बनाइए। सवालों का स्तर आपकी और इस समय की वर्तमान परीक्षाओं के बिहेवियर के हिसाब से है। जैसा इस समय परीक्षाएं आपको क्वेश्चन दे सकती हैं उसी प्रकार से मैंने सवालों को भी सेट में शामिल किया है। पहला क्वेश्चन देखिए, आपके पास दो वैल्यूज हैं, एक का नाम P है और दूसरे का नाम क्या है, Q है। P की वैल्यू आप देख पा रहे हैं यहां से यहां तक है और Q की वैल्यू आप देख रहे हैं यहां से यहां तक है। अब हमसे जो क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन की बात करिए। क्वेश्चन हमसे किया है P² अपान Q ना प्लस Q² अपान P। हमें इसका मान पता करना है। इसी को सबसे पहले थोड़ा ध्यान दे दीजिए, जो यहाँ पर चीजें दी गई हैं अगर इसी को थोड़ा ध्यान देंगे तो कंफर्म हो जाएगा। अर्थात हम इसको क्या लिख सकते हैं प्रॉपरली अगर हेल्प किया जाए तो P से P का मल्टीप्लीकेशन P³ हो जाएगा, Q से Q का मल्टीप्लीकेशन Q² का Q³ हो जाएगा और नीचे आपका PQ रहेगा। अर्थात मुझे PQ प्लस Q³ डिवाइड बाई PQ चाहिए। इसको भी थोड़ा प्रसारित कर सकते हैं, अर्थात इसको अगर हम ओपन करें A³ प्लस B³ का पैटर्न होता है जो कुछ ऐसे लिखा जाता है, A³ प्लस B³। A प्लस बी पहले ब्रैकेट में रहेगा, दूसरे ब्रैकेट में A² माइनस AB प्लस B² रहेगा। मतलब निश्चित तौर पर अगर सोचा गया तो P प्लस Q हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में P² प्लस Q², P² प्लस Q², P² प्लस Q² माइनस PQ होगा। डिवाइड बाई आपके पास PQ है। तो हमारे पास जो P और Q है इन पर थोड़ा नजर उठाइए, ये जितना आसान रहेंगे उतना ही बेहतरीन हम कर पाएंगे। सबसे पहली चीज हम लोग यहाँ पर जैसे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जैसे √3 माइनस √2 है, डिवाइड बाई √3 प्लस √2 है, √3 प्लस 2 है, √2 है और √3 माइनस √2 है। इस प्रकार से हमें वैल्यूज यहाँ पर दे रखा है कैलकुलेशन के लिए। हम कुछ ना करें, हम एक काम ऐसे कर लें, सीधा सीधा P प्लस Q पहले कर लें, P प्लस Q कर लें। तो इनको जोड़ना पड़ेगा, जोड़िए तो कितना हो जाएगा √3 माइनस √2 और कुछ ना करते हुए ऐसे करिए। यहां पर कितना है √3 प्लस √2, नीचे चलते हैं जोड़िए तो √3 प्लस √2, नीचे कितना है √3 माइनस √2। सही है, यस। अब आप एक काम करिए कि इसको जोड़ने के लिए जो प्रोसीजर है इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए। अर्थात हम लिख सकते हैं √3 माइनस √2, √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहां पर हो जाएगा √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। डिवाइड बाई कितना होगा बताइए, a प्लस बी ए माइनस बी। भाई a प्लस बी का अर्थात √3 प्लस √2 और √3 माइनस √2। लिखना चाहते एक स्टेप लिख सकते हैं ऐसे, √3 प्लस √2 और यहां पर क्या है √3 माइनस √2 है। ये देखिए अगर हम इसको समझते हैं तो यह a प्लस बी का होल स्क्वायर है और यह a माइनस बी का होल स्क्वायर है। इसके लिए एक फार्मूला और याद कर लीजिए, a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर है प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसका आंसर होता है ट्वाइस A² प्लस B²। ट्वाइस A² प्लस क्या हो जाएगा B² हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं पता है, ट्वाइस √3 का होल स्क्वायर प्लस √3 माइनस √3 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर। ट्वाइस A² प्लस B² है, मैं जैसे बता रहा हूं ऐसे इसको फॉलो करिए। ऊपर हो गया और नीचे हमारे पास क्या है a प्लस बी ए माइनस बी A² माइनस B² होगा। तो 3 से 2 घटेगा तो केवल √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। 3 से 2 घटेगा तो आपका कितना आएगा, एक, तो इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका P प्लस Q बन रहा है। क्या बन रहा है, P प्लस Q। तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, 3 2 कितना होता है 5, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 होगा और √2 का स्क्वायर 2 होगा। 5 दूना 10 हो जाएगा, मतलब यह मान आपका हल हो जाएगा। अर्थात P प्लस Q की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। करेक्ट है।
अब आते थोड़ा पी क्यू कर लेते हैं, अर्थात प्रोडक्ट कर लेते हैं, जरूरत है हम लोग को। तो पी क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब आप इसका गुणा करते, थोड़ा सा ऐसे गुणा बीच में लगा दीजिए, इसको हटा दीजिए, यह इससे खत्म हो जाएगा, यह इससे खत्म हो जाएगा, अर्थात पी क्यू आपका 1 है। पी प्लस क्यू हमारे पास 10 है और पी क्यू हमारा 1 है। अभी इतना तो हमारा कंफर्म हो चुका है, मुझे केवल पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की और आवश्यकता है। जैसे आप खुद सोचिए कि पी प्लस क्यू आपका कितना है, बताइए 10 है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करिए, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू बराबर 10 का वर्ग कितना होता है, 100 होता है। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल। पी क्यू का मान कितना है, 1 आया है, 2 से गुणा करिए, 2 इसमें घटा दीजिए, 2 घटाते ही यहां से कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। अब इन सारी वैल्यू का सब्स्टिट्यूशन यहां पर करिए, अपने आप आंसर बन जाएगा। इसकी वैल्यू हमारी 10 है, ब्रैकेट में जाइए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आपके पास कितना है बताइए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हमारा आया है 98। 98 से 1 घटेगा क्योंकि पी क्यू का मान 1 है, नीचे आपका पी क्यू है वो भी 1 ही है, इससे भी कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आपका हो गया 97 गुणे 10, तो 97 गुणे 10 मतलब 970 है, जो आपको पहले विकल्प में राइट सोल्यूशन के रूप में मिला। एक बढ़िया शानदार सवाल आप फेस कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह के सवाल अगर एग्जामिनर दे दिया आपको तो कंफ्यूज नहीं होंगे, बस थोड़ा सा स्टेप्स करना पड़ेगा, ठीक है। और पता चले कुछ नहीं आता है, हम रह गए तो बेकार हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करिए, ऐसे सवालों पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेस का सवाल है। मैंने रेस को डाला, हालांकि रेस आप लोगों की परीक्षा से अभी कनेक्टेड नहीं है, मैं जानता हूं, मैंने नहीं देखा सवाल किसी टीचिंग एग्जाम में रेस का आते हुए, बट रेस का सवाल इधर बीच कई एग्जाम्स में आया है। और आप ये सोचिए हमारे एग्जाम से इसका क्या लेना देना है, मैं आपको बताऊं लेना देना क्या है। अभी एलटी का पेपर हुआ था, एलटी का जो संस्कृत वाला पेपर था उसके कॉमन हिस्से में ना एसएससी जीडी का सवाल आया था। तो आप कहोगे हमसे एसएससी जीडी से क्या लेना देना है, तो सवाल तो दे ही सकता है। मैंने इसको लिया, सीएचएसएल एग्जाम है वहां से उठवाया, मुझे लग रहा है ट्रेंडिंग में है, इसलिए मैंने इसको उठाया है। मैं आपको बताता हूं इसमें क्या है। 1 किलोमीटर की दौड़ होती है, रेस जिसको कहते हैं ना, दौड़ होती है। पी जो होता है 120 सेकंड में पूरी कर लेता है, क्यू 125 सेकंड में पूरी करता है। जैसे दौड़ना दोनों को ही है, जैसे एक रेस थी यहां से यहां तक की, और ये डिस्टेंस कितनी थी पता है, 1 किलोमीटर थी। पी दौड़ा है, पी इस पूरी लेंथ को 120 सेकंड में पूरा कर लिया, क्यू को इसको पूरा करने में 125 सेकंड लगा था। इसका मतलब आपको पता होगा कि जब यह रेस हो रही होगी, जब 120 सेकंड अर्थात 2 मिनट पूरा हुआ था, तो जो पी था यहां रहा होगा और क्यू जो है ना उससे 5 सेकंड पीछे रहा होगा। यहां पर भाई 120 सेकंड में पी यहां रहा होगा, क्यू यहां पर रहा होगा, 5 सेकंड और दौड़ा होगा तब जाकर क्यू पूरा कर पाया। मतलब इस रेस को पी ने क्यू से 5 सेकंड में जीता, 5 सेकंड में जीता, क्योंकि 5 सेकंड पहले। अगर आपसे कोई कहेगा कितने सेकंड में जीता है, तो आप कहोगे सर 5 सेकंड में जीता है। हमसे पूछ रहा है वह दूरी जिसमें, अब यह हमको पता करना है कि यहां से यहां तक की दूरी क्या थी उस समय, वह लेंथ कितनी थी जितना वह पीछे था। तो आपको बताता हूं कितना पीछे था। इस रेस को पहले किसने पूरा किया, पी ने, पी ने पूरा किया। पी को यह रेस पूरा करने में कितना सेकंड लगा, 120। कितना लगा है, 120। मतलब एक तरह से पी ने 120 सेकंड में इस पूरी रेस को कवर किया है। अब हमसे क्या पूछा है कि वह दूरी जिसमें पी क्यू को हराता है, ये आपको बताना है, यही आपको कंफर्म करना है। आइए मैं बताता हूं। अब आप एक बात समझो कि जो हमारा क्यू है, क्यू को यह लेंथ पूरी करनी है। अगर क्यू इस पूरी लेंथ को कवर करता है और कितना समय लगता है बोलिए, 125। मतलब ऐसे समझ लीजिए उसने 5 सेकंड से जीता, उसने 5 सेकंड से हारा, यही स्थिति है। हम कह रहे हैं कि 125 सेकंड में जो क्यू होता है वह 1 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर। क्या होता है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो आप बताओ 5 सेकंड में वह कितनी दूरी तय कर पाता जिससे वह पीछे रह गया। 5 से मैंने इसको डिवाइड किया, 5 से करिए 25 बार गया, 5 सेकंड के लिए अगर कर रहे हैं तो 25 चौके 100 होता है, 40 मीटर वह दूरी रहा था, 40 मीटर वह पीछे रह गया था। जो पहला विकल्प है इसका राइट सोल्यूशन होगा, 40 मीटर से वह पीछे रह जाता है। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट पर आइए। 8 संख्याओं का औसत 18 है। हमारे पास एक समूह की 8 संख्याएं हैं जिनका एवरेज 18 है, मतलब प्रत्येक का मान अप्रोक्सीमेटली 18 है। यदि एक संख्या को निकाल दिया जाए, उसमें से हटा दे, तो यह औसत 20 हो जाता है, मतलब यह संख्या औसत बढ़ जाता है। निकाली गई संख्या या समूह से आउट का कॉन्सेप्ट पर है, मतलब जब समूह से हम किसी को निकालते हैं, हमारे पास यह संख्या है, हमारे पास उसका औसत है, ठीक है। संख्या है, औसत है। सवाल कहता है कि 8 अगर संख्या है तो औसत है 18। 8 संख्या तो औसत क्या है, 18 है। एक संख्या को अगर हम आउट कर दें, निकाल दें, तो संख्या कितनी होगी, 7।
8 संख्या थी, औसत 18 है, एक संख्या अगर निकाल दे तो औसत कह रहा है 2 बढ़ जाएगा, 2 बढ़ करके कितना होगा 20, अर्थात ये 2 की वृद्धि हो रही है। एक को जब मैंने आउट किया तो 2 की हुई वृद्धि, एक को आउट करते ही 2 की वृद्धि हुई। हमसे जो निकाली गई संख्या इसका मान पूछा, इस आउट की वैल्यू बता दो, यह कितनी हो जाएगी। कैसे किया जाए सुनिए। इस तरह के सवालों को जब करना हो, या तो आपके पास देखिए, अगर कर सके तो कोई दिक्कत नहीं, योग है, योग बराबर औसत गुणे संख्या, योग बराबर औसत गुणे संख्या, 18 8 144 कर सकते हैं, और यहां पर 20 7 140 कर सकते हैं। तो दोनों के बीच का अंतर 4 है, 4 इसका आंसर हो जाएगा। इसका तरीका एक और देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, जो हम लोग करते हैं और आपको भी हम कराते हैं क्लास में। पुराना औसत लीजिए, नई संख्या के पास आइए, जो वृद्धि हो रही है उसको इसमें लगाइए, 14 आया। अगर ये पॉजिटिव है तो घटेगा, अगर ये निगेटिव होता तो जुड़ता है। कब होता है पता है? जब आउट होता है, जब निकलता है, शामिल होता है तो वृद्धि पर जुड़ता है, कमी पर घटता है, लेकिन आउट होते उल्टा हो जाता है। तो इसलिए आंसर दोनों परिस्थितियों में 8 है, 4 है। जो आप लगाना है, जिस प्रकार से लगाना है उसको अप्लाई करिए। तीसरा सवाल आपका डन होता है, इस सेशन का तीसरा सवाल कंफर्म है। आगे देखिएगा, एक कक्षा में इसी तरह का सवाल है, अच्छा शानदार। 80 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष, कुल 80 बच्चे हैं उस क्लास में, औसत उनकी 15 साल है। 15 बच्चों के एक समूह की औसत आयु 16 वर्ष है। 15 बच्चे उसमें ऐसे हैं जिनका औसत 16 है। कक्षा के दूसरे 25 बच्चे हैं, भाई टोटल 80 बच्चों की बात है। पहले 15 बच्चों का 16 है, दूसरे 16 बच्चों का 25 बच्चों का 14 है। कक्षा के शेष बच्चों की औसत उम्र बतानी, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। यहां भी उसी टाइप से है, संख्या है, औसत है, संख्या है, औसत है। 80 कुल संख्या थी, औसत हमारा कितना था? 15 था। योग यहां दिमाग में रख लीजिए, योग दिमाग में रख लीजिए। योग मतलब भाई ये फार्मूला है, देखिए, औसत बराबर योग बटा संख्या, योग बराबर औसत गुणे संख्या, यही मेथड होता है, ठीक है। 80 बच्चे थे, औसत 15 था, योग हो जाएगा 15 8 120, 1200। इनमें से दो हिस्से इसके बांट दीजिए, जैसे कि पहला हिस्सा है 15 का, इन 15 का जो एवरेज है वो 16 है, तो 15 गुणे 16 कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 165। 15 पचे 75, 15 के 15 और 15 छक्के 90। अगर 15 15 में हम गलत लिख रहे हैं भाई, 225 में 15 जोड़िए तो 240 हो जाएगा, ठीक है। 15 छक्के 90, 15 के 15 9 224 होता है। शेष 25, आगे 25 की बात करा जाए, 25 का औसत 14 है, 25 चौके 100 होता है, 25 एक के 25 10 35 होता है। मतलब हमारे पास अभी तक हम 40 बच्चों की अपडेट आपको दे रहे हैं, 40 बच्चों की अपडेट हम दे रहे हैं, जिनका योग हो जाएगा, सुनिए, 5 4 9 3 590। अब हमारे पास 40 ही बच्चे और बचे हैं, 80 में से 40 निकला और 40 ही और बच रहे हैं। योग कितना हो जाएगा आप बताइए? 590, 500 घटा दीजिए 700, 610 बचेगा, 610, जिससे कि यहां पर जुड़ करके आपका 1200 हो जाए। अब एवरेज करना है, 610 बटे आप कितना कर दें 40, ये खत्म हुआ। 4 से करिए, 4 1 के 4 2, 15 चौके 60, वैसे भी 15 समथिंग करके जाएगा, तो 15.25 इसका राइट सोल्यूशन हो जाएगा, जो हम लोग निकाल सकते हैं, करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा समय लेगा बट कैलकुलेशन और स्ट्रेटजी पर फोकस रखिएगा, स्टेप्स पर बिल्कुल गलत नहीं होगा, सवाल आपका हल हो जाएगा। चौथा सवाल डन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। एक दुकानदार ने 80 किलो चीनी 13.5 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदी। किस रेट से खरीदा? 13.5 की। 80 किलो चीनी टोटल खरीदा और 13.5 की रेट से खरीदा। उसने इस चीनी को 16 रुपए प्रति किलो की दर पर खरीदी हुई 120 किलो चीनी के साथ मिला दिया। लीजिए, अब उसको क्या करना है? कुल 12-20% का लाभ कमाना है उसे। इस मिश्रण को किस दर पर बेचना चाहिए? उसके पास दो प्रकार की चीनी है, ध्यान से समझिएगा। रेट लिखा है और मात्रा, मात्रा बहुत हम इधर उधर नहीं घुमाना चाहते आपको, अभी केवल ऐसे ही करिए जैसे मैं बता रहा हूं, ठीक। सुनिए, यहां 80 किलो चीनी है, हम चाहे तो बराबर बराबर करके हम कर सकते हैं, हम संख्या बराबर करके निर्धारित कर सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं, पहले सुनिए। 80 किलो चीनी का रेट 13 रुपए 13.5 रुपए पर केजी के हिसाब से है। ये मात्रा नहीं है, रेट है। जैसे रेट, एक सेकेंड, रेट इधर है 13.5 और मात्रा कितना है? 80 किलोग्राम। और दूसरी तरफ हमने देखा उसने इसी चीनी को, अभी अब आगे देखिएगा, उसने इस चीनी को 16 रुपए प्रति किलो की दर पर खरीदी हुई 120 किलो चीनी, यहां पर 120 किलो चीनी है और इसका रेट है 16, इसके साथ मिला दिया तो अपने पास कुल 200 किलोग्राम चीनी हो जाएगी। अब टोटल पहले अमाउंट देखिए, कितना पैसा टोटल लगा हुआ है। दाम, दाम की बात करें, हालांकि हम चाहें तो संख्या बराबर करके यहां पर
हम क्वांटिटी को कंफर्म कर सकते हैं, चीजें अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें इतना बड़ा इशू नहीं है। शून्य हो गया, 8 पंचे 40, 8 त्रिक 24, 4 28 की 8 हासिल 2, 8 1 की 8 2 10, ये आपका आ गया 1080 रुपए। इधर देखिए यहां पर एक जीरो हो जाएगा, 16 दूना 32 की 2 हासिल 16। अब ये पूरा हल करिए, देखिए 120 गुणे 16 करिए, यहां पर जीरो हो गया, और 16 दूना 32, 2 हासिल 3, 16 की 16 3 19 है, 16 3 कितना है 19 है। जोड़िए तो शून्य हो गया, 8 हो 10, और 9 1 10, 1 1 2 3000 हो गया। और अपने पास टोटल चीनी है कितनी, देखिए अभी यहां पर 3000 किलोग्राम, 3000 हमारे पास टोटल रुपए लागत लगी है, और इस समय चीनी का टोटल क्वांटिटी कितनी, 200। अब 200 से अगर हमें 1 किलोग्राम का पता करना है तो 2 से भाग करिए, 15 हो गया। 15 रुपए पर केजी का रेट पड़ रहा है उनको मिलाने से, 15 का, और मुझे इस पे चाहिए 20% का फायदा। अगर मुझे इस पर 20% का फायदा चाहिए तो 20% का फायदा अर्थात 15 गुणे 120 बटा आप 100 कर दें, ठीक है भाई। 20% का फायदा लेना है तो 100 का बेस बनाकर अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, एक जीरो हो गया, 5 दूना 10 होता है, 5 तिया 15 होता है, 2 से काटे 6 त्रिक 18, 18 रुपए टोटल यहां बनकर आता है, कंफर्म हो जाएगा। अगर हम चाहते तो एक चीज और यही दिमाग लगाया जा सकता है, जैसे क्या यहां पर 80 था, 80 का रेट इस हिसाब से था 120, अगर हम इस संख्या को बराबर कर लेते तो थोड़ा सा क्लियरिटी हो जाती, बट इसमें भी कोई ऐसा बहुत इशू नहीं है। एलिगेशन भी हम दिमाग में रख सकते थे, मात्राओं के अनुपात के हिसाब से जा सकते थे, कि जैसे यहां पर मात्राएं जो 80 80 लेकर जा रहे हैं, 80 120, इसको आसान करके हम 40 दूना 80, 40 तिया, मतलब हम 3 और 2 के रेट मतलब लेकर के भी कर सकते थे, तब भी सवाल का आंसर वही आ जाता, किसी भी हालत में सवाल हल हो जाता। फिलहाल हमने ऐसे किया, तो हम नहीं चाहते कि बहुत उलझाएं आपको, और उस स्तर पे करा दे जो आपकी अभी सोल्यूशन की पार्ट हो सकती है। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा 17 के पहले 7 गैर शून्य शून्य गुणकों, गुण का मतलब होता है मल्टीपल्स का औसत पूछ रहा है। जैसे आप इसको सामान्य भाषा में बोलिए, 17 के प्रथम 7 गुणजों का औसत पूछ रहा है। औसत ध्यान से समझिएगा, औसत जब संख्याएं क्रमिक हों, क्रमिक का मतलब होता है कि टेबल में आने वाली या उनके पदों के अंतर समान हो, तो औसत होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, ये नियम होता है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। अगर मैं 17 के 7 गुणकों की बात कर रहा हूं तो 17 ही पहला गुणक होगा, 17 के 17, और 17 सत्ते 119, जो अंतिम होगा 7वां 119 होगा, बटा आप 2 कर दीजिए। 119 में अगर हम 10 जोड़ते 129 7 136 हो गया, 136 को 2 से भाग करें, 2 छंगे 12, 2 अठे 16, 68, क्या हो जाएगा एवरेज 68, 68 होगा, जो बी ऑप्शन में आपके पास अवेलेबल है। बी ऑप्शन छठे सवाल का राइट सोल्यूशन है, सभी लोग पॉइंट कर लीजिएगा। फिर सुनिएगा, 40 लीटर के मिश्रण में 25% अल्कोहल और 75% पानी है, मतलब एक तरह से 1/4 उसमें शराब है और 75% 3/4 पानी है। यदि मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत कितना हो जाएगा। आइए मैं समझाता हूं, इसको हम ऐसे भी जनरल बता सकते हैं, जैसे अपने पास 40 लीटर का मिश्रण है, दो चीजें हैं, एक तो वाइन है, ठीक है, दूसरा वाटर है। वाइन है वाटर है, क्या रेशियो है बताइए, यह 25% है और यह 75% है। मतलब इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, 25 1 के 25, 25 के 25, एक भाग अगर एक भाग शराब है तो 3 भाग पानी है, 1 3 मिलेगा तो क्या होगा 4, 4 बराबर 40 कर दीजिए, 1 बराबर 10 हो गया, अर्थात यह आपकी शराब की मात्रा 10 है और पानी की मात्रा कितना है पता है, 30 है। ये स्थिति है अपने पास अभी ना, अगर सोचा जाए, क्योंकि एक भाग शराब है, 3 भाग आपका पानी है। अब इसमें कहा गया है कि यदि मिश्रण में 10 लीटर पानी और बढ़ाते हैं, 10 लीटर पानी और बढ़ा दिया तो पानी की मात्रा 40 हो गई, शराब तो वही रह गई। अब हमसे इसने कहा है कि अब नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा क्या होगी, शराब की मात्रा क्या होगी, तो टोटल मात्रा 50 है और इसमें शराब की मात्रा अल्कोहल की मात्रा 10 है, तो 10 गुणे 100 बटा 50, जिसको आपको परसेंट में बनाना होता उसको गुणे 100 करके बटा टोटल से भाग कर दे, 10 पचे 50, 5 से इसको डिवाइड करें 20, 20% यहां पर अल्कोहल है, शराब है, जो आपके सामने सी विकल्प है। करेक्ट आंसर आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है, सी विकल्प है। इस 7वां सवाल आपका डन होता है, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, वैदिक की मासिक आय और व्यय के बीच अनुपात 8 और 5 का है। 8 उसकी आय है, 5 उसका व्यय है वैदिक की। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है
और उसका व्यय 30% बढ़ जाता है तो उसकी मासिक बचत में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। सुनिए, ए होता है इंसान की आय, ए होता है उसका व्यय और ए होती है उसकी बचत। ये स्थिति है, समझिएगा। इसने कहा कि उसकी आय और व्यय के बीच अनुपात है 8:5। कोई ऐसा आंकड़ा लीजिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाए, आसान हो जाए। जैसे 80 ले लें तो 50 हो जाएगा, यह 30 हो जाएगा। मतलब 80 कमाता है, 50 खर्च करता है, 30 बचाता है। हम 8:5 को ही थोड़ा सा ऐसे बना रहे हैं। अब इसने कहा आय 20% बढ़ती है, 20%। मुझे अगर इसका 20% करना है तो 80 गुणे 20/100, या परसेंट हटाना है तो ए जीरो खत्म होकर 16 आएगा। नहीं तो रफ पे कहीं जाइए, 80 गुणे 20/100, या 20% 1/5 होता है अगर आपने वैसे पढ़ा है। 5 से इसको भाग करिए 16, तो इनकम हो गई 96। अभी इनकम कितनी है? 96। व्यय भी 30% बढ़ता है तो 30% क्या होगा, आप वही तरीके से बताइए। 0 0 5 या 15, 15 बढ़ हो जाएगा तो ये हो जाएगा 65। समझ रहे? आय है 96 और व्यय है 65। बचत बताओ, घटाइए। 6 से 5 1 होता है, 9 से 6 3 होता है, 31। मतलब पहले बचत कितनी थी? 30, अभी कितनी हो गई? 31। कितना बढ़ा? 1। कहां से बढ़ा? 30 में। 1 गुणे 100/30 ना, 3 सही 1/3%। अब ध्यान देना, इसमें दो विकल्प हैं, कमी भी है, वृद्धि भी। आपको क्या लेना है? वृद्धि, सी विकल्प ना। उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि कमी दोनों लिख दिया है, तो डाउट थोड़ा सा दे रखा है, तो हम लोग को ध्यान देना है कि वृद्धि हो रही, कमी। अगर 30 से 31 हो रहा तो वृद्धि तो होगी। यस, ये 8वां डन होता है। 9वें पर आइए। सरलीकरण मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, एक सवाल आएगा कुछ ऐसा ही आएगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। इसमें एक नियम होता है जिसको कहते हैं बॉड मास। बॉड मास, बॉड मास में सबसे पहले ब्रैकेट है, छोटा मझला बड़ा। ओ मतलब आप, जिसको का लिखा रहता है हिंदी में, अंग्रेजी में आप लिखा रहता है। डी मतलब भाग, एम मतलब गुणा, ए मतलब जोड़, यस मतलब घटाओ। आइए ट्राई करते हैं, इसको पूरा हल करिए यहां से वहां तक जो स्थिति दी है। का को पहले साल करिए। 6 दूना 12 है ना, 12 12 को काट देगा 1 हो जाएगा। ये मान आपका यहां से यहां तक 1 हो गया। इधर देख लीजिए, यहां भी का लगा है, बट इनको पहले मैनेज करना होगा। कैसे? पहले भाग देगा, जैसे 15/8 होगा, गुणे 4 कर दीजिए। 4 दूना 8 है तो 15/2 हो जाएगा ना। ये 15/2 है, इसको ध्यान रखिए, 15/2 है। और यहां का है, का देखिए, का लिखा है ना यहां पर, देखिए 28 भागे 7 का 5 है, 7 चौके 28, पहले भाग देगा, 4 पंचे 20 है, तो यहां पर 20 है। ठीक है, तो समझिएगा इस बात को कि जैसे अगर हम यहां से वहां तक का कैलकुलेशन जाते हैं तो यह मान 1 आया था। ठीक है, ये मान आपका बीच में भाग ले रहा है, और ये कितना हो रहा है? 15/8 गुणे 4 है तो 4 दूना 8, 15/2 होगा। और यहां भी का लगा है, ध्यान दीजिएगा। और जब मैंने इसका सोल्यूशन किया, क्योंकि यहां पर का था, हम गलत कर रहे हैं। देखिए, का था तो पहले का फॉलो करिए ना, 7 पचे 35 और 28/35 होगा। मतलब अगर आप इसको साल करते तो 28/35 होता है। 28/35, 7 चौके 28 है और 7 पचे 35, मतलब 4/5 है। अगर आप सोचिए 4/5 है, और यहां भी का ही लगा है, तो मतलब यह 15/2 है। का मतलब है 4/5। सही है, अभी भाग बाद में देते हैं। 2 दूना 4 है, 5 तिया 15 है, 3 दूना 6 है, 3 दूना 6 है, तो 1/6 हो जाएगा। यहां से यहां तक का सोल्यूशन पूरा 1/6 हो गया। इधर चले आइए, इससे भाग करेंगे 2/12 होगा, 1/6 होगा, गुणे 24 है, 6 चौके 24 से 4 हो गया, 4 + 1/6 है। अब 4 + 1/6 को हम 4 से 1/6 ही कहेंगे, जो आपके सामने देखिए डी विकल्प में है। बहुत ध्यान देना पड़ता है, केयरफुल होकर के इसका सोल्यूशन संभव है। और आप ऐसे 2-3 बार जैसे खुद लिख लीजिए, हम पीडीएफ भिजवा दे रहे हैं, आप लोग खुद लिख करके 1-2 बार ट्राई करिए। श्योर है इस तरह का सवाल, आप मान के चलिएगा। ठीक है, 9वां डन है। 10वां, अनु एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। अंकित मूल्य, जैसे हम सामान खरीदने जाते हैं तो प्रिंटेड प्राइस ही दिखाई जाती है, उस पर उसने कहा कि हम 20% की छूट देंगे। फिर भी 25% का लाभ अर्जित करता है, तब भी उसे 25% का लाभ होता है। लिखा, यदि वस्तु के विक्रय मूल्य से 44.80 का लाभ अर्जित करता है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ क्या होगा। जैसे उसका जो लाभ है ना, वो 44.80 है। ठीक, कह रहा है यदि वह वस्तु के विक्रय मूल्य से 44.80 का लाभ अर्जित करता है तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है कि क्या हो जाएगा। यहां पर जो लाभ है, इसने लिखा वस्तु के विक्रय मूल्य से, विक्रय से मतलब बेच देने से, उसे 44.80 का लाभ है। अच्छा, जैसे इस सवाल को देखने से लगता है
इसमें छूट उट का कोई मतलब ही नहीं है, लाभ तो हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो अगर लाभ उसे हो रहा है 44.80 को, तो हम इसी लाभ प्रतिशत से कंसीडर कर लें, क्योंकि 25% का लाभ हो रहा है। अगर उसे 25% का लाभ है बेचने पर, छूट उट देने की बात ही नहीं ट्राई कर रहा है ना, उसने क्रय मूल्य अंकित मूल्य की कोई जिक्र ही नहीं कर रहा है। तो 25% का लाभ क्या बताता है हमको बता दूं, 1/4 पहले होता है, कहता है अगर 4 क्रय मूल्य है तो 1 का लाभ है और 5 का विक्रय मूल्य है। मतलब अगर हमने किसी वस्तु को 4 में खरीदा, 1 का लाभ लिया तो 5 में बेचा, यहां लाभ 1 है और वहां कितना है 44.80 है, और यहां क्रय मूल्य कितना है 4 है। 0 4 8 32, 4 चौके 16 3 19, 4 चौके 16 1 17, 179.20। अब हम में से बहुत सारे लोगों को लगेगा कि सर इसका तो कोई यूज ही नहीं आया, तो छूट का कोई मतलब ही नहीं इसमें, क्योंकि लाभ का विक्रय लाभ दिया है, लाभ का परसेंटेज दिया है, और क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो इसमें हमारा कौन सा फंसा। सीधा सीधा बता सकते हैं, हमें कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं बनती है। यहाँ कुछ अंकित मूल्य की बात करता, कितना बढ़ाया घटाया तो बात आती। फिलहाल यही सब डाउट्स होते हैं, देखने पे लगता है सवाल बहुत टफ है, बट रियली ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, दो इनलेट पाइप, इनलेट का मतलब होता है जो पानी डालते हैं ना, ऐसे लिखा है P1 और P2 है। एक हौज है जो तालाब की तरह, या हौज समझिए आप, को 20 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं, भरने की बात करते हैं। उन्हें एक ही समय पर खोला गया था, दोनों को एक ही समय खोला गया था, लेकिन हौज के भरने के 5 घंटे पहले P1 को बंद करना पड़ा। तो हौज के भरने में दोनों पाइप को कुल कितने घंटे लगे, मतलब कुल कितने घंटे लगे हमको बताना है। मतलब इसको हम टाइम एंड वर्क से कनेक्ट करते हैं, जैसे एक तालाब हौज जो भी हो, P1 कहता है कि हमें एक लगा दो, हम पूरे खाली हौज को 20 घंटे में भर देंगे। P2 कहता मुझे लगा दो, मुझे 30 घंटे दे दो, हम थोड़ा कमजोर है लेकिन हम भर देंगे। इस हिसाब से हम हौज की रिक्वायरमेंट देखते हैं कि हौज की रिक्वायरमेंट एक्चुअली क्या है। तो पता चला कि एक संख्या सोचिए जो 20 से कटे, 30 से कटे, 60 ले लिया। हमने कहा इतनी जरूरत है 60 लीटर। यह कहेगा हम हर घंटे ही तो है ना, घंटा है हाँ, 3 लीटर पानी डालेंगे, 20 या 60। ये कहेगा हम हर घंटे 2 लीटर पानी डालेंगे, 30 दूना 60। लेकिन सवाल पूरी पाड़े, इसने कहा कि शुरू तो किया दोनों, देखो ये है स्थिति, ये भरना है 60 लीटर को, 60 लीटर को भरना है। यहां पर स्थिति यह है कि दोनों को P1 P2 को खोला गया, दोनों भर रहे थे, 5 के हिसाब से पानी डाल रहे थे, 5 5 5 ऐसे हर घंटे डाल रहे थे, जल्दी भर भी जाता और 12 घंटे लगते टोटल भरने में अगर साथ में खुले। लेकिन इसने कहा समाप्त होने से 5 घंटे पहले, 5 घंटे पहले P1 बंद हो जाता है, P1 क्लोज हो जाता है, अब P2 केवल बचता है, P2 बचता है, और P2 हर घंटे 2 लीटर पानी डाल सकता था। इन अंतिम के 5 घंटों में उसने 2 गुणे 5 अर्थात 10 लीटर पानी डाला होगा। अब पूरी टंकी तो पूरी हमारी आवश्यकता तो 60 लीटर की थी, मतलब 50 लीटर पानी अभी बचा है, 50 लीटर बचा है। 50 लीटर बचा क्या है, 50 को इन्होंने अपनी दोनों की क्षमता से भरा होगा 10 घंटे में, तो 10 घंटे यहां लगे हैं, उसके बाद 5 घंटे लगे हैं, तो टोटल 15 घंटे लगे हैं। टोटल की बात किया जाए तो 15 है, तो 15 इस सवाल का राइट सोल्यूशन होगा, जो मैंने आपको करके दिखाया। इसका तरीका और भी होता है, जैसे जो बंद हो गया P1, वह कितना पानी डालता, 3, कितने घंटे में डालता, कितने घंटे पहले गया था 5, 3 बचे 15, इसी में जोड़ देते 75 आ जाता, 75 को 5 से भाग कर दीजिए, अपने आप 15 आ जाएगा। ठीक है, ये भी तरीका था हल करने का। 11वां टर्न होता है। 12वें पर आइए। एक दुकानदार क्रय मूल्य पर चीनी बेचता है, कहता है वह ग्राहक से, इसी को बेईमान दुकानदार की कैटेगरी में रखा जाता है। वो कहता है कि भैया हमको दे दो, हम इसको जो है, हम इसको क्रय मतलब दे दो नहीं, कहता है कि हमसे कोई सामान ले जाओ, हम जितने में खुद खरीदते हैं उतने में हम आपको दे देंगे, अर्थात हम क्रय मूल्य पर वस्तुओं को बेच रहे हैं। लेकिन 1 किलोग्राम सामान हम जब उससे खरीदते हैं तो हम उससे मुझे केवल 900 ग्राम ही सामान तौल के देता है। इस लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत क्या है? ये एकदम बेईमान दुकानदार का सवाल है। हम उससे 1 किलोग्राम चीनी या सामान कुछ लेने गए, जिसका टोटल वेट होता है 1000 ग्राम। मान लीजिए इसका टोटल अमाउंट है, रुपया है 1000 रुपए, 1000 रुपए उसका टोटल रेट है। ठीक है, क्योंकि 1 ग्राम का रेट हमने मान लिया कि चलो 1 रुपए, 1000 का रेट 1000 रुपए होगा। हम उससे कहें कि चलो 1000 रुपए का सामान है भैया, तुम हमको 1000 रुपए दे दो, ले जाओ। हम खुशी खुशी दे दिए उसको 1000 रुपए। ठीक है, बट बाद में किसी ने हमको बताया कि आपको पूरा सामान तो मिला ही नहीं, आपको तो केवल 900 ग्राम मिला है। तो एक तरह से उसने 900 ग्राम सामान, मतलब जो 900 में खरीदा था, उसको मुझसे 1000 में दिया है मुझे, तो उसको फायदा हुआ है। 9 1 10, 1 बढ़ा है, 9 पर बढ़ा है।
1 गुणे 100 बटे हम 9 कर दें 9, 11 सही 1/9% का लाभ है, जो कि आपको डी विकल्प में दिया गया है। ये सवाल का राइट सोल्यूशन होगा और आप सभी लोग इस 12वें सवाल का सही उत्तर नोट कर लें। डी विकल्प इसका करेक्ट आंसर होगा, 11 सही 1/9%। ठीक है, चलिए ये आपका नोट हो गया। यस, आगे बढ़िएगा। एक वर्ग की भुजा, वर्ग मतलब जिसकी सभी भुजाएं समान होती, आयत की तरह ही होता है, लंबाई वृत्त के व्यास के बराबर होती है। मतलब जो वर्ग की भुजा है, ये वर्ग है मान लीजिए, और यही वृत्त का व्यास है। चाहो तो एक वृत्त ऐसे बना सकते हो, ऐसे, जो वर्ग की भुजा है वही वृत्त का व्यास है। तो वर्ग के क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे सवाल बहुत बनते हैं। मान लीजिए मैंने कहा चलो इसकी भुजा हमारी 2a है। क्या है? 2a, यह a है या भी a है। अगर मैंने वर्ग की भुजा को 2a माना है, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है पता है? भुजा का वर्ग होता है। क्या होता है? भुजा का वर्ग होता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग है, तो इसका मतलब वर्ग का क्षेत्रफल 2a का होल स्क्वायर है। इसमें इस बात का ध्यान देना है कि कौन पहले रहेगा कौन बाद। जैसे वर्ग पहले रहेगा, वृत्त बाद में रहेगा। जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, अगर हम इसको रेडियस मानते हैं तो पाई आर स्क्वायर होता है। अब क्योंकि अगर इसका ये व्यास है, तो व्यास तो डबल ऑफ रेडियस होता है। हमने 2a क्यों माना था? जैसे जब रेडियस लो तो केवल a आए। तो अब अगर हम वृत्त के क्षेत्रफल की बात करें, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई, अब यहां पर आर क्या है? केवल a है, a स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों का रेशियो बना दें, रेशियो बनाइए। ये हो जाएगा 4a वर्ग और ये हो जाएगा पाई मतलब 22/7 और a वर्ग। a वर्ग वर्ग से कटा, 2 दूना 4 है, 2 11 22 है, 7 दूना 14 है, 14 अनुपात 11 है, 14 अनुपात 11 है। पहला विकल्प राइट सोल्यूशन है। 13वां डन होता है, 14 अनुपात 11 करेक्ट आंसर आप लगा सकते हैं। डन कर लीजिएगा, पॉइंट कर लीजिएगा, पहला विकल्प आप नोट कर लीजिएगा। ये आपके पास एक बना हमारा सिस्टम, व्यंजक को हल करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अलजेब्रिक है बट फार्मूला ओरिएंटेड है। ए मैं आपको बता दूं क्या है पता है? ए है a वर्ग, a क्यूब, और अगर इसको देखा जाए तो क्या है पता है? ए b क्यूब है। लेकिन ऐसा यहां पर कुछ नहीं है, इसको भी दिमाग में रखिएगा। बट इसमें भी सोचा जा सकता है। जैसे अगर मैं यहां से 5 कॉमन कर लूं, जैसे ही 5 कॉमन करूंगा, ये आपका हो जाएगा 0.01 इंटू 0.01 माइनस 0.03, 5 से भाग करिए 0.03 इंटू, यहां पर 1 सेकेंड ऐसे इसको अलग कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे मैंने 5 इसमें से भी कॉमन किया होगा। दरअसल मैं जो 5 कॉमन कर रहा हूं, मेरी बात को समझने गलत हो जाएगा। जो हम 5 कॉमन कर रहे हैं 5 से नहीं होगा, 2 टर्म है ना, इससे भी निकालें इससे भी निकालें, अर्थात हम 25 कॉमन करेंगे। जब 25 कॉमन करेंगे तो यहाँ 0.01 होगा, यहाँ भी 0.01 होगा। यहां से जब निकालेंगे तो 0.03 होगा, 5 या 15 और 0 मतलब देखिए अगर हम 5 से भाग करिए इसको, तो इसको गुणा करिए 5 या 15, तो 103 हो जाएगा। ये आपका 003 होगा, ए होगा। 5 या 15 0 1 ये आपका होगा, करेक्ट है, यस। इसको अगर हमने 5 से भाग किया तो 0.01 हो जाएगा, प्लस यहां से करेंगे तो वही अभी जैसे 0.003 है, गुणे 0.003 है, यही बना ना, यस। अब सुनिए, ऊपर आपका a क्यूब है प्लस b क्यूब है, नीचे a वर्ग है प्लस b वर्ग है माइनस a इंटू बी है, अर्थात यहां पर ab है। अभी याद करिए एक सवाल हम लोगों ने स्टार्टिंग में किया था, जिसमें हमने आपको लिखवाया था कि a क्यूब प्लस b क्यूब, तो आपने लिखा था a प्लस b पहले ब्रैकेट में, दूसरे में a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। इसको ले जाइए यहां, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी आया। क्या आया? a प्लस बी। मतलब कुल मिला के अगर सोचा जाए तो हमारा 1/5 तो है ही है, और a प्लस बी का मतलब हो जाएगा 0.01 प्लस 0.003। ठीक है, 5 नहीं 25 है, तो 1/, इसको हम 25 कर दें, गुणे इसको ऐड कर लें, तो ऐड करिए तो 0.010 है और 0.003 है, 3 है 1 है 0 है, पॉइंट कितना हो गया? 013 है। सही है, यस। चलिए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। पहले दशमलव अगर हटा दें तो यहाँ आपका 1000 हो जाएगा, 3 स्थान मतलब क्योंकि दशमलव लगा है तो 1000 हो जाएगा।
इसका कोई मतलब नहीं रहा। ऊपर आपका 13 है और 25 भी है, और गुणे 10 की पावर आप इसको -3 लिख सकते हैं अगर ऊपर ले जाके लिखना है तो। 13/25 गुणे 10 की पावर 3 नहीं होगा, -3 होगा। ए आपका बी विकल्प राइट सोल्यूशन होगा अगर आप इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कभी भी 1/10 लिखा है तो इसको हम 10 की पावर -1 लिख सकते हैं। 1/1000 लिखा है तो इसको हम 10 की पावर -3 लिख सकते हैं। इस बात को समझिएगा। तो 13/25 गुणे 10 की पावर -3। अच्छा, इसमें एक दो और डी भी वही है, ये दोनों को एक ही दिखा है, तो आप इसको कंफ्यूज मत होना। ना 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 ना, देखो देखो, कंफ्यूजन हमें था, आपको नहीं। ये 13/15 है, हमको 13/25 चाहिए भाई। हम सोच रहे हैं क्या हो रहा है मामला। ये है डी विकल्प राइट सोल्यूशन होगा, समझ रहे हैं। तो आपका डी विकल्प 14वें सवाल का राइट सोल्यूशन होगा 13/25 गुणे 10 की पावर -3। इट्स वेरी गुड क्वेश्चन ना। नेक्स्ट सुनिए, कहता है कि ये 40 दिनों में एक निश्चित कार्य को पूरा कर सकता है। वो कहता है कि हमको दे दो काम, 40 दिन का मुझे समय दे दो, हम इसको पूरा कर डालेंगे। बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है, सक्षम है, ज्यादा तेज कर लेता है। सी बी की तुलना में 28% अधिक कुशल है। करेक्ट। वे 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं तो शेष कार्य अकेले बी द्वारा पूरा किया जाएगा कितने दिनों में। ए 40 दिन में कर लेता है, बी ए की तुलना में 25% ज्यादा सक्षम है, और सी जो है बी की तुलना में 28%। वे 5 दिन तक एक साथ काम करें। पहले तो आप ये समझो कि काम, अब मैं बता रहा हूं, सुनिए। 3 व्यक्ति हैं, तीनों की तुलना क्षमता के हिसाब से है, बी ए की तुलना में है और सी बी की, तो बी बीच में हो जाएगा, बी बीच में हो जाएगा। इधर ए हो गया, इधर आपका सी हो गया। पढ़िए, लिखा है इस क्वेश्चन में कि बी ए की तुलना में 25% का मतलब 1/4। अर्थात क्या होता है कि अगर ए करेगा 4 काम तो बी करेगा 5 काम। इसलिए देखिए साफ साफ लिखा, बी ए की तुलना में 25% ज्यादा कुशल है। ये 28% है, 4 सते 28, 4 25 बार। इसका मतलब क्या होता है, सी बी की तुलना में, सी जो होता है बी की तुलना में, अगर ये 25 काम करेगा तो ये आपका 28, 25 7 32 काम करेगा। ये स्थिति हमारी, ठीक है। अब यहां से हम प्रत्येक की क्षमताओं का अनुपात बना दें। प्रत्येक की क्षमताओं का अनुपात कैसे बनेगा, सुनिए। ये 4 है, बस इसको आप 5 से गुणा भर कर दीजिए। अब इससे क्या होगा, ये 20 होगा, ये 25 होगा और ये 32 होगा। ये तीनों की क्षमता है, ये तीनों की क्षमता है। अब इस ए ने अपनी क्षमता से 40 दिन में काम किया था, तो टोटल वर्क कितना हो गया, 800। इसी काम को करवाना है। कह रहा तीनों ने 5 दिन तक काम किया, तीनों दिन, मतलब वे मतलब सबके सब। अगर सबके सब करेंगे तो इनकी क्षमता है 30 20 50 20 70 77। 77 की क्षमता से इन लोगों ने 5 दिन तक काम किया था। 5 सते 35, 5 सते 35, 3 38, 385 वर्क। ठीक है, 385 वर्क। अब शेष बचा काम बी करेगा, तो पहले शेष काम देखो कितना है, शेष कार्य 300 घटा दे 500 और ये आएगा 415, 415। ठीक है। अब इस 415 कार्य को कौन करेगा बताएं, बी। कौन करेगा, बी। 25 की क्षमता से करेगा। 5 पचे 25 है, 5 अठे 40 है, 5 तिया 15, 5 से भाग करिए, 16 सही 2/3, 3/5। यस, ये आपका डी विकल्प है। इतने दिन में बी क्या करेगा, शेष बचे काम को 16 सही 3/5 दिनों में पूर्ण कर लेगा, जो आपके सामने डी विकल्प है। आप सभी लोग नोट कर लें। यस। नेक्स्ट सवाल पढ़िए। के का मान क्या होगा यदि यह संख्या 6 से विभाज्य है। कोई संख्या अगर 6 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है, तो वह पक्का 2 से विभाज्य होगी और 3 से विभाज्य होगी। जो संख्या 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, वही 6 से कटेगी। 2 से तभी कोई संख्या करेगी अगर उस एंड में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। अगर उस संख्या के अंत में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तभी वह 2 से कटेगी। और 3 से कटने का मतलब सभी अंकों का योग 3 से कटे, सभी अंकों का योग 3 से कटे ना, तभी वह संख्या 3 से कटेगी। अगर कोई संख्या, मतलब वैसे भी एक बात दिमाग में रख लीजिए, 72K 4 6 0K। अच्छा एक बात समझिए कि ये 2 जगहों पे रहेगा, यहां भी रहेगा, यहां भी रहेगा, वही सेम डिजिट। बट एक बात ध्यान दीजिएगा, कोई ऑड नहीं हो सकता। अब इन्हीं दोनों में कोई होगा, 4 में या 8 में कोई होगा एक। तो हम पहले 4 ट्राई कर ले रख करके। जैसे मैंने 4 रखा, ये 4 हुआ, ये 4 हुआ। 7 to 9 3 से कट ही गया, ये खत्म है। 4 4 8 4 12, यस 3 से कट जाएगा।
तो 4 अलाउड हो जाएगा। अगर 8 रखेंगे तो 8 8 16 4 20 होगा, 20 नहीं कटेगा 3 से, क्योंकि 7 दोनों ऑलरेडी 3 से कट रहा है, 6 कट रहा है। जो बचा था 4 और 2 के, तो 2 के में अगर 8 8 16 लेंगे तो 16 और 4 20 होता है, जबकि अगर 4 4 लेंगे तो 4 4 8 4 12 3 से कट जाता है। तो ऐसे ही सोच करके हम इसका आंसर डिजाइन करेंगे। पहला विकल्प होगा 4 करेक्ट आंसर होगा। ए किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है, बी समान कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। ए करता है 18 दिनों में, ए करता है 18 दिनों में, और बी करता है समान कार्य को 12 दिनों में। उन दोनों की सहायता से समान कार्य को 3 दिन में, यहां पर एक व्यक्ति होगा सी, देखो यहां अंग्रेजी में लिखा है उन दोनों की सहायता से सी, यहां पर रहेगा समान कार्य को 3 दिन में कर सकता है। तब सी अकेला कार्य को कितने समय में कर पाएगा, ये सवाल का बिहेवियर है। उन दोनों की सहायता से मतलब तीनों व्यक्ति साथ में मिल जाए तो कार्य डन होगा 3 दिनों में। अब एक संख्या सोचिए जो 18 12 और 3 से कटे, तो मेरे हिसाब से 36 मुझे सबसे पहले दिख रही है। तो 36 को टोटल वर्क मान लीजिए। ए की क्षमता एक दिन में 2 काम करने की, बी की क्षमता 3, जबकि तीनों अगर मिले हैं तो 12 काम एक दिन में हो रहा है। अगर तीनों मिलने से 12 काम एक दिन में हो रहा है, जिसमें 3 2 5 काम का योगदान ए और बी का है, तो 7 काम नहीं कर रहा होगा सी? बिल्कुल कर रहा होगा 7 काम। 7 की क्षमता से सी जाएगा और 36 काम को टारगेट करेगा। 7 पचे 35 और 5 सही 1/7 दिनों में कार्य को डन कर लेगा। सी विकल्प इसका राइट सोल्यूशन है। सी विकल्प है राइट सोल्यूशन। और 17वां सवाल आपका डन होता है। आप सभी लोग इसको नोट कर लें, कंफर्म कर लें, ठीक है। यस। उन दो संख्याओं के गुणनफल का अधिकतम मान कितना है? उन दो संख्याओं के गुणनफल का अधिकतम मान कितना है जिनका योग 12 है? मतलब दो संख्याएं हैं जिनका जोड़ 12 है, तो 12 की कई सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या क्या हो सकती है? आप सोचो, 1 और 11 हो सकता है। पहले तो 12 और 0 हो सकता है, 1 11 हो सकता है, 2 आपका 10 हो सकता है, 3 आपका 9 हो सकता है, 4 आपका 8 हो सकता है, ठीक है, 5 आपका 7 हो सकता है, 6 आपका 6 हो सकता है, बाकी फिर वही रिपीट करेगा। अब इसने कहा कि उनके गुणनफल की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है। गुणनफल उनका मैक्सिमम कितना, जैसे इसने कहा ना कि उन दो संख्याओं के गुणनफल का अधिकतम मान कितना होगा जिनका योग 12 है, जिनका योग 12 है, ठीक है। अब आप सोचो कि यहां पर गुणनफल गुणनफल के लिए जैसे जैसे इधर का नंबर बढ़ेगा वैसे गुणनफल की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। तो सर्वाधिक गुणनफल 36 होगा, ठीक है, सबसे बड़ा। अब बाकी देखो 5 7 35 4 8 32 9 3 27 ऐसे होता जाएगा। यस, इस हिसाब से राइट सोल्यूशन आपका कितना हो गया है? 36 है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ 25% है, तो x का मान निर्धारित करें। मतलब उसका यह कहना है कि 20 वस्तुओं को हम जितने में खरीदते हैं उतने में ही x वस्तुएं बेचते हैं। यदि इस पूरे सौदे में मुझे 25% का लाभ होता है, तो बताओ बेची गई वस्तुओं की संख्या क्या होगी। 20 का CP बराबर x का SP है, तो CP बटा SP है, x बटा 20 है, करेक्ट है। 25% का लाभ है जो 1/4 है, अर्थात अगर 4 CP है, 1 लाभ है, तो SP कितना होगा? 5। तो CP हमारा x है, SP 20 है, यहां CP 4 है और SP कितना होगा? 5। 5 चौके 20 है, 4 चौके 16, x बराबर 16, अर्थात बेची गई वस्तुओं की संख्या 16 है, जो सी विकल्प में है। सी विकल्प 16, अर्थात हम अगर 20 सामान जितने में खरीदे उतना ही पैसा मुझे अगर 16 बेचने में मिल जाए, जल्दी मिल जाए, तो हमारा लाभ जो है हमको एग्जैक्टली 25% का हो जाएगा। आज के सेशन में कुल 19 ही थे, जबकि 20 होना चाहिए, एक मिसिंग है। अब 20 का मतलब एक और होना चाहिए था। मैं एक सिंपल ऐसे सवाल आपको दे देता हूं, आप लोग ट्राई करके होमवर्क कर दीजिएगा, तो 20 पूरा का पूरा हो जाएगा ना, 20 आपका पूरा हो जाए। जैसे हम आपसे कहें एक ऐसे पाई चार्ट है, ठीक है, एक पाई चार्ट है, इसमें कुछ आंकड़े हैं, ठीक, आंकड़े हैं। जैसे आपके पास यहाँ पर 72 डिग्री है, कितना है? 72 डिग्री है। हमने कहा यदि ये 72 डिग्री है, हम आपसे यही कह रहे हैं कि यह जो 72 डिग्री है, 72 डिग्री अगर कोई एक आंकड़ा है सपोज करिए, और यह आंकड़ा मान लीजिए किसी प्रकार के खर्च को प्रेजेंट कर रहा है, तो इस खर्च को मुझे अगर प्रतिशत में बनाना हो, प्रतिशत में लिखना है, इसका प्रतिशत मान क्या होगा?
कोई बताएगा हमें कमेंट करके तो बहुत अच्छा लगेगा। वेट करूंगा आपके रिस्पांस का। बाकी ये सेशन आपका यहीं समाप्त होता। आशा करता हूँ इसी तरह के सेशन आपके काम आएंगे, जो मैथ्स के 20 सवालों से आपको एकदम कनेक्ट कर देंगे, कहीं कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सभी लोग ऐसे जुड़े रहिए, मेहनत करिए, पढ़िए। मेरी बेस्ट विशिंग एंड प्रयास दोनों साथ में आपके। थैंक यू सो मच।